कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। इसका नाम है लीसा। लीसा 16 साल की दुबली पतली कमजोर सी लड़की है। लीसा जंगल में एक हिल के पास भाग रही थी। उसके मुंह पर काफी सारी चोट के निशान थे। लड़की के कपड़े भी फटे हुए थे। लीसा भागते भागते एकदम से किसी लोहे की चीज से जा टकराई और फिर पहाड़ी से गिर गई। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, जिसके चलते उसके मुंह से बस ये निकला कि मुझे बचा लो, और वो बेहोश हो गई। इसके बाद जब लीसा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। रोशनी में उसकी चोटें और ज्यादा दिख रही थी। किस्मत से लीसा को एक रोड से गुजर रही लेडी ने बचा लिया। हॉस्पिटल में पुलिस केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई। पुलिस ऑफिसर किम को पता था कि ये केस भी बुलीज का है। उन्हें पहले भी स्कूल से काफी सारी रिपोर्ट आ चुकी थी बुलिंग के खिलाफ, पर केस को आगे बढ़ाने से पहले पुलिस लीसा का ऑफिशियल बयान लेना चाहती थी। ऑफिसर ने लीसा के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी माँ काफी साल पहले चल बसी और बाप कहीं दूर समुंदर किनारे रहता है। उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, चाहे वो जिए या मरे। जब लीसा को होश आया तो पुलिस डिटेक्टिव मिस्टर किम ने उसे अपने बारे में बताया। किम ने लीसा से उसकी हेल्थ और रात के इंसिडेंट के बारे में काफी सवाल पूछे, पर लीसा ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी लीसा की क्लास टीचर मिस ली आ गई। उसने ऑफिसर किम से कहा कि लीसा को आराम करने दो और अभी बाहर जाओ। टीचर जानबूझ के बीच में आई थी ताकि लीसा उसकी हालत के पीछे के मुजरिमों का नाम पुलिस को न बता दे। कमरे के बाहर मिस्टर किम ने 3 औरतों को और देखा। ये बुली करने वाली लड़कियों की मम्मियाँ थीं। किम समझ गया वो यहाँ लीसा को डराने धमकाने आई है, या फिर शायद पैसे देकर उसका मुंह बंद करने। किम ने सबको बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि लीगली लड़की से मिलना भी किसी को अलाउड नहीं था जब तक कि वो अपना बयान न दे दे। पर औरतें किम से कहने लगी, हमारे पति बहुत जाने माने लोग हैं और अमीर भी। मिस्टर किम ने सोचा, इन्हें लग रहा है कि ये अमीर है तो अपनी बेटियों को किसी भी सिचुएशन से निकाल सकती है। किम ने बताया कि आपकी लड़कियों ने लीसा को पहाड़ी पर बुलाया था, वो केस की सस्पेक्ट है। तभी दूसरी औरत बोली, हाँ तो वो बस एंजॉय करने गए थे। अब बात बिगड़ गई। औरतें किम से लड़ने लगी। फिर लीसा ने सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया और कहा, मुझे आराम करने दो। मिस ली स्कूल प्रिंसिपल से बात करने आ गई। दोनों को पता था कि लीसा को किसने बुली किया है, मगर स्कूल रेपुटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल ने ली से कहा, जब लीसा ठीक होकर स्कूल आ जाए तो उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा देना। इससे ये मैटर यहीं दब जाएगा और बुली करने वाली लड़कियों का फ्यूचर भी बच जाएगा। देख रहे हो दोस्तों, शिक्षा के मंदिर में कैसी बातें हो रही है। सब पैसे की माया है। कुछ हफ्ते बीत गए। अब लीसा चलने फिरने लग गई। पिछले हफ्तों में मिस्टर किम ने कई बार लीसा से इंसिडेंट के बारे में पूछा, पर लीसा ने अपना मुंह बंद रखा। केस में प्रॉपर सबूत न मिलने की वजह से केस किसी काउंसलिंग गाइडेंस टीचर को सौंप दिया गया और एक बार फिर बुलीज गर्ल खुली सांडनी की तरह छूट गई। एक दिन हॉस्पिटल में लीसा को बहुत अकेला लग रहा था। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। लड़की ने सेल्फ हैप्पीनेस करने की कोशिश की, तभी इसके पास एक लेडी आ गई। ये काउंसलिंग गाइडेंस टीचर मिस सोमी है। सोमी ने लीसा जैसी कई बच्चियों को इससे पहले ऐसी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला था। सोमी कोई आम टीचर नहीं थी। उसके स्कूल टाइम में उसे भी बुली किया गया था, इसलिए सोमी को अच्छे से पता था कि बुली होने वाला बच्चा कैसा फील करता है। मिस सोमी असल में बच्चों को बुलीज से बदला लेने के लिए ट्रेन करती थी। सोमी लीसा के हादसे के लिए बिल्कुल दुखी नहीं थी, न उसने लड़की को सिंपैथी दी। सोमी ने तो लीसा को इंसिडेंट वाली रात अपनी बातों से याद करवा दी, जिसकी वजह से लीसा रोने लग गई। उसने रोते रोते अपना आपा खो दिया। जब लीसा शांत हुई तब सोमी ने उससे कहा, जब तक मैं ना हूं जिंदा रहना। कुछ दिन में लीसा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लड़की अपना सामान पैक कर रही थी। उससे मिलने बुलीज की लीडर नियोन आई। वो लीसा के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाई और लीसा को देते हुए बोली, लो तुम्हारी पहले वाली यूनिफॉर्म फट गई थी ना। नियोन को लीसा के लिए जरा सा बुरा नहीं लग रहा था, ना ही उसे अपने किए हुए किसी काम पे कोई पछतावा था। जाने से पहले नियोन ने लीसा के कान में कहा, अगर पुलिस को कुछ बताया तो इस बार जान से हाथ धो बैठोगी। फिर नियोन कमरे से चली गई। सोमी बाहर गेट पे खड़े होके दोनों की बातें सुन रही थी। फिर सोमी अंदर आ गई। वो लीसा को अपने साथ घर ले गई। इसके बाद लीसा उस जगह आई जहाँ उसकी माँ मरने से पहले रहती थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। लड़की आसपास सब देख ही रही थी। तभी उसने अपनी जुड़वा बहन जेनी को देखा। लीसा ने जेनी से बात करने की कोशिश की, मगर जेनी बिना बात किए यहाँ से चली गई। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़कियों के पेरेंट्स का डिवोर्स उनके पैदा होने से पहले हो गया था। उनके हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए बच्चों के बाप को उन्हें पालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
दोनों बच्चों को उनकी माँ ही पाल रही थी, पर एक टाइम पर उसके पास पैसे नहीं थे और वो एक ही बच्ची को पाल सकती थी। इसलिए औरत ने अपनी एक बच्ची यानी कि लीसा को उसके बाप के घर छोड़ दिया और जेनी को अपने साथ लेकर चली गई। इसके बाद लीसा कभी भी अपनी बहन और माँ से नहीं मिल पाई। लीसा के बाप ने भी उसे बोझ की तरह पाला। अगले दिन सोमी जेनी का पीछा करते हुए एक स्टोर में आ गई। उसने जेनी की मदद मांगी। सोमी जेनी को वो सब बताती है जो लीसा के साथ हुआ और उसे जेनी की मदद चाहिए थी ताकि वे पुलिस से बदला ले सके। जेनी को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो स्टोर से चली गई, पर जब सोमी ने उसे हेल्प के बदले पैसे ऑफर किए तब जेनी रुक गई। सब पैसे की माया है। शाम को तीनों जने सोमी के घर आ गए। उन्होंने प्लान किया कि अगले एक हफ्ते तक वो लोग साथ में रहेंगे। इससे उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग आसानी से हो जाएगी। जेनी आइडिया से खुश नहीं थी, पर पैसे मिल रहे थे तो लड़की मान गई। फिर सोमी ने जेनी से कहा, तुम लीसा बन के स्कूल में पुलिस को सबक सिखाना। पर जेनी ये सुनकर उठकर वहाँ से जाने लगी। जेनी ने साल भर पहले स्कूल छोड़ दिया था। उसे स्कूल किसी जेल से कम नहीं लगता था, इसलिए लड़की किसी भी हालत में वापस स्कूल नहीं जाना चाहती थी। सोमी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। नीचे जाके जेनी को एक ग्रुप में वीडियो आया। ये वीडियो लीसा का था, जिसमें उसे बुली किया जा रहा था। कुछ लड़कियां लीसा को बुरी तरह मार रही थी। उन्होंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए और कई बार लातों से मारा। लड़कियां लीसा पे हंस रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की की हंसी काफी अजीब सी थी, जिससे जेनी समझ गई कि वही उन लड़कियों की लीडर है, पर वो वीडियो में दिख नहीं रही थी। अब जेनी वापस ऊपर आई। उसने लीसा को डरपोक कहा और वीडियो दिखाने लगी। लीसा वीडियो देखकर फिर से रोने लगी। जेनी अपनी बहन को इस हालत में देखकर बड़ी दुखी हुई। अब उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। जेनी ने सोमी से पूछा, वो बुरी तरह हंसने वाली लड़की कौन है? उसे सबसे ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत है। अब जेनी लीसा बनकर स्कूल आ गई। उसके बदले हुए बिहेवियर को देखकर पूरी क्लास शॉक में थी, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। अब क्लास की बुली गैंग भी आ गई। इनकी लीडर नियॉन सबसे आगे थी। उसने फिर से लीसा को बुली करना शुरू कर दिया। नियॉन लीसा के गाल पकड़कर कहने लगी, तुम कितनी क्यूट हो, अच्छा हुआ तुम वापस स्कूल आ गई, वरना मेरे हाथ की खुजली कैसे मिटेगी। ये कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगी। इससे जेनी समझ गई कि यही वो लड़की है जिसे ज्यादा गर्मी चढ़ रही है। अब बुलीज लीसा के साथ हाथापाई करने लगे, पर उन्हें नहीं पता था ये जेनी है। लीसा ने नियॉन की मुंडी पकड़कर उसे घुमा दिया, फिर नियॉन के थूतड़े पे जोरदार रैप्टा मारा। अब जेनी ने नियॉन को धर लिया और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। दोस्तों, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, लड़कियों की लड़ाई देखने में अलग ही मजा आता है। जेनी ने नियॉन का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बोली, अब हंस ना बे छपरी लौंडिया। जेनी ने नियॉन की गर्दन दबा रखी थी और बाकी बुलीज गर्ल दूर से ही सब देख रही थी। उन्होंने नियॉन को डर के मारे बचाया भी नहीं। इतनी ही औकात है पुलिस की। तभी क्लासरूम में इनकी मैम लीसा आ गई और लड़ाई रुक गई। मैम लीसा और नियॉन को अलग रूम में ले आई। जेनी उन बच्चियों में से नहीं थी जो मैडम की चापलूसी करे। वो तो सीधा मैम को मैमड़ी कह रही थी और मैमड़ी को डराना शुरू कर दिया और कहने लगी, बताओ ली, पेन किधर घुसाऊं? ली डर के मारे कांपने लगी। जेनी ने घर आकर नियॉन की जो बुली करने वाली वीडियो बनाई थी वो लीसा को दिखाई, पर लीसा को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वो तो वायलेंस को सपोर्ट ही नहीं करती थी, चाहे उसे कोई जान से क्यों ना मार दे। अरे इसे कोई चरखा गिफ्ट करो। सोमी ने जेनी को ऐसी हरकतें करने से मना किया क्योंकि इससे लीसा मुसीबत में पड़ सकती थी। अगले दिन जुड़वा बहनों का जन्मदिन था। दोनों ने साथ में पहली बार बात की और केक काटा। खाते टाइम दोनों बातें करने लगी। लीसा ने बताया उसके बाप के साथ लाइफ बहुत बुरी थी। लीसा को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जेनी ने कहा, हाँ तो मुझे कौन सा मिला, गरीबी के चलते माँ के साथ भी मेरी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं रही। सुबह को जेनी सो रही थी तो लीसा ने खुद ही स्कूल जाने का सोचा, कोई क्लास मिस ना हो जाए। उसे लगा कि अब शायद उसे कोई बुली नहीं करेगा। स्कूल में नियॉन की माँ प्रिंसिपल से बात करने आई हुई थी। वो लीसा को दूसरे स्कूल में भेजने की प्लानिंग कर रही थी क्योंकि लेडी को डर था कि कहीं लीसा उसकी बेटी से बदला न ले ले। गद्दार भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल ने चापलूसी करते हुए कहा, हाँ चिंता मत करो, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। लीसा गेट पे खड़े होके उनकी बातें सुन रही थी। वो रोते रोते वॉशरूम भागी। यहाँ नियॉन लीसा से टकराई। लीसा ने बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया। इधर नियॉन छपरी अभी भी नहीं सुधरी। उसने बदला लेने के लिए पानी भर के बाल्टी लीसा के ऊपर डाल दी।
बेल्ट ट्रीटमेंट मांग रही है। तो लीसा गीली होकर घर आ गई। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो लड़की जमीन पर गिर गई। सोमी ने लीसा को उठाया। जेनी लीसा की हालत देखकर आग बबूला हो गई। उसने नियोन को कॉल करके पहाड़ी पे बुलाया और कहा कि अगर नहीं आई तो तुम्हारी जो बुली वाली वीडियो है वो वायरल कर दूंगी। नियोन पहाड़ी पर मिलने आ गई। पीछे से जेनी ने उसके सर में डंडा देके मारा। अब नियोन बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए थे। जेनी ने मुंह की टेप हटाई और नियोन को पानी पिलाना शुरू कर दिया। उसने लड़की को 4 बोतल पानी पिला दिया। मतलब आज इसको मोड़ नहीं ऊंट बनाएगी ये। फिर जेनी एक और बोतल ले आई पर इसमें पानी नहीं एसिड था। उसने नियोन को डराना शुरू कर दिया। नियोन डर के मारे रोने लगी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। पर जेनी बड़ी तेज थी। उसने बोतल खोल के एसिड नियोन के चारों तरफ डालना शुरू कर दिया। लगता है आज मामला फुल एंड फाइनली हो जाएगा। जेनी बोली चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। नियोन बहुत डरी हुई थी। उसे सांसें लेने में भी दिक्कत होने लगी। फिर जेनी ने नियोन के पैर खोल दिए और बोली जिंदा रहना है तो भागो। लड़की भागने लगी पर वो थोड़ी देर में गिर गई और बेहोश हो गई। तभी यहाँ लीसा आ गई। उसने जल्दी से नियोन के हाथ खोल दिए। वो कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में सोमी भी यहाँ पे आ गई। ये नज़ारा देख के उसका मुंह खुला रह गया। सोमी अब जेनी को सुनाने लगी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। इसके बाद पुलिस जेनी से पूछताछ कर रही थी। हालांकि उसे किसी ने नियोन के साथ नहीं देखा था। फिर सोमी जेनी के पास आ गई। उसने ऑफिसर से लड़की को छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पर पुलिस ने कहा कि जब तक नियोन को होश नहीं आ जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। बाहर आकर जेनी सोमी से कहने लगी उसे किसी बात का पछतावा नहीं है। जो उसने किया सब सही किया और दोबारा मौका मिला तो वो ऐसा फिर से करेगी, वो भी खुशी खुशी। जेनी की बातें सुनकर सोमी हॉस्पिटल से चली गई। इतने में नियोन की माँ आ गई और वो जेनी पर चढ़ गई। वो उसे ऑब्वियसली लीसा ही समझ रही थी। फिर जेनी उसकी माँ के सामने नियोन की तरह हंसने लगी, मतलब पागलों की तरह। पुलिस भी यहाँ पे आ गई। जेनी बोली जो भी उसने किया वो सब नियोन की हरकतों का रिजल्ट था। ऑफिसर समझ गया कि जेनी ही गुनहगार है। जब किम ने जेनी को लीसा के नाम से बुलाया तब लड़की ने कहा जिस लीसा को तुम ढूंढ रहे हो वो भी घर पे है, जाओ जाकर ढूंढ लो। किम बाकी पुलिस वालों के साथ लीसा को चेक करने उसके घर के लिए निकल गया। रास्ते में किम जेनी की बातों को याद कर रहा था। उसे लड़की का बिहेवियर काफी अलग लग रहा था। उसे यकीन था कि वो लीसा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है। मिस्टर किम घर आ गए। उसे घर पे कोई नहीं मिला, घर खाली था। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आया। नियोन को होश आ गया। नियोन कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। यहाँ से हम फ्लैशबैक में चलते हैं जब नियोन पे अटैक हुआ था। जेनी यहाँ अकेली थी। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि जेनी, सोमी और लीसा एक ही इंसान है। जब भी लीसा सोमी या जेनी से बात करती तो वो उसकी इमेजिनेशन होती। वो खुद से ही बात कर रही थी। लीसा की कोई जुड़वा बहन नहीं थी। उसकी माँ भी बहुत पहले मर चुकी थी। इतना ज्यादा बुली होने के बाद लीसा काफी अकेली पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग चीजें इमेजिन करने लगा जिसमें कोई उसका अच्छे से ध्यान रखता, उसकी केयर करता। बेसिकली उसे डीआईडी हो गया था। डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जस्ट लाइक अपरिचित। कोर्ट में जब सारी बात पता चली तो कोर्ट ने लीसा को थेरेपी के लिए भेज दिया। लीसा को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना था। फिर दिखाते हैं जब वो अपना थेरेपी सेशन ले रही थी। लड़की वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक हो गई। आखिर में हम देखते हैं कि रियल सोमी लीसा को एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। मतलब सोमी असल में एग्जिस्ट करती है, पर जो पहले वाली सोमी थी वो उसके दिमाग में ही थी। लीसा एक नए शहर में आ गई अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि स्कूल के बच्चे आर नॉट इनोसेंट एट ऑल। इसलिए अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो ध्यान रखिए कि उनके साथ स्कूल में कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही, या वे किसी के साथ कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे। ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है अगर आप पेरेंट्स हो या फिर बड़े भाई बहन हो। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।